नमस्कार दोस्तों, अभी के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर्स और उसके नोट्स, वो भी हिंदी और मराठी लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन कौन कौन से सिलेबस में आते हैं? पुलिस, आर्मी, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएससीएल। ओके, तो इसके बारे में पूरे क्वेश्चंस इस लेक्चर्स में होने वाले, तो पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। पर इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और आप बेल आइकन को ऊपर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपके डायरेक्ट मोबाइल पे आ जाएंगे। और आपको इधर क्लिक करके डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ टाइप में होते रहते हैं, डेली टेस्ट। ओके, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, मैं मराठी और हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उसके आंसर्स भी बताऊंगा, और उसी आंसर्स में आपको मैं पूरे नोट्स भी दूंगा। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चंस एक और नोट्स में और एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके दो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खालीलपैकी कोणता देश बिमस्टेक संघटनेचा देश नाही? एक्सप्लेन इन हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा देश BIMSTEC का सदस्य नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश BIMSTEC का सदस्य नहीं है? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आंसर है पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान BIMSTEC का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली वृत्त संस्था उपयुक्त 5ही देशांच्या इंग्रजी नामाच्या अध्यक्षाचा वापर करून हे नाव तयार झाले। ब्रिक या संस्थेत 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाल्यानंतर या संस्थेचे नाव ब्रिक्स असे करण्यात आले। गोल्डमॅन सॅक्स या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची माजी अध्यक्ष जिम ओलिन 2001 मध्ये ब्रिक्स ही संस्था सर्वप्रथम वापरली गेली। ब्रिक्स ही एक व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संगठन है। यानी कि ये जो ब्रिक्स संगठन है उसमें सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका इनका यही जॉइंट है, पर इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता क्या है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है या नहीं, तो ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। YS जगनमोहन रेड्डी हे कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत? YS जगनमोहन रेड्डी हे कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। YS जगनमोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? YS जगनमोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी के राज्य के मुख्यमंत्री है। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। YS जगनमोहन रेड्डी, उन्हें जगन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें किससे नाम के जाने जाता है? जगन के नाम से भी जाना जाता है। जो जून 2004 से YSR कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनीति है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS के पुत्र हैं। राजशेखर रेड्डी ने 2004 में कडप्पा जेल में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव किया था। ओके, तो ये नोट्स रहे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टंट है। सन 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक निवडणूक लढवलेली उमेदवार असणारे राज्य कोणते? यानी कि लोकसभा निवडणूक अभी फ़िलहाल में हुई थी, तो उसमें ज़्यादा उम्मीदवार कौन से थे? 2019 लोकसभा चुनाव में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कौन थे? यानी कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें किस राज्य में सबसे ज़्यादा लड़ने वाले उम्मीदवार थे? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा आंसर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारखेंडा चेतक महोत्सव
कोणत्या जिल्ह्यात आयोजित केला जातो? सारखंडा चेतक महोत्सव, आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं चेतक महोत्सव कोणत्या जिल्ह्यात आयोजित किया जाता है? एक्सप्लेन इन हिंदी, चेतक महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अभी आप बोलेंगे कि चेतक महोत्सव यानी क्या? ओके, मैं उसका भी आंसर दूंगा नोट्स में, तो आप नोट डाउन करके रखना। चेतक महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है नंदुरबार। वैसे तो बहुत सारे जिलों में किया जाता है, पर स्टार्टिंग नंदुरबार से हुई थी। आइए जानते हैं उसके नोट्स के बारे में। चेतक महोत्सव एक प्राचीन घोड़ा महोत्सव है, यानी कि चेतक यानी कि घोड़ा ही होता है। ओके, तो चेतक महोत्सव एक प्राचीन घोड़ा महोत्सव है और अब इसे एक महीने तक चलने वाले उत्सव में बदल दिया गया है। अब ये एक महीने तक उत्सव होता रहता है। उत्तरी महाराष्ट्र में तापी नदी के किनारे आकर्षण गाँव में इसे वर्षों से मेला चल रहा है, यानी कि इसका मेला भी लगता है चेतक का यानी घोड़ों का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के घोड़े त्यौहार पर नज़र आएंगे, यानी कि किधर किधर से घोड़े आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारे घोड़े आपको चेतक महोत्सव में दिखेंगे। सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल के मौके पर नंदुरबार में एक अलग ही जोश देखने का मिला था। इस स्थान पर घोड़े की प्रदर्शनी, घुड़सवारी के साथ साथ नाचते गाते एवं सम्मेलन आयोजित किए गए थे, इसलिए यह महीने भर चलने वाला त्यौहार दुनिया भर में आकर्षित हुआ है। महोत्सव का उद्देश्य कला, संस्कृति और क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। आयोजक के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर त्यौहार को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म किया है। तो चेतक के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी प्लेटफॉर्म ओपन किया है। तो इसका और एक क्वेश्चन आ सकता है कि बुकिंग किधर होती है? ट्रिपसॉक्सो, ओके, TRIPXOXO के साथ भागीदारी भी है इनका। ओके, तो भागीदारी किसके साथ है? ट्रिपसॉक्सो, ओके, TRIPXOXO। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करना। चेतक महोत्सव किधर होता है? तो इसका आंसर है नंदुरबार। और इसकी भागीदारी कौन है? TRIPXOXO। ओके, ये जरूर नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन तालुका कोणत्या जिल्ह्यात आहे? महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन तालुका कोणत्या जिल्ह्यात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी, महाराष्ट्र का पहला पर्यटन तालुका किस जिले में स्थित है? महाराष्ट्र का पहला तालुका किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है पुणे। पुणे में फर्स्ट पर्यटन तालुका है। तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री कौन है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जी है। 2019, 20, 21 5 ईयर्स होते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यटन तालुका कौन सा है? पुणे। और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री कौन है? आदित्य ठाकरे जी। ओके, आदित्य ठाकरे जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या अहवालानुसार एप्रिल 2019 या महिन्यात भारतीय बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक इतका नोंदवला गेला आहे, यानी कि बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक किती नोंदवला आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 में भारत की बेरोजगारी दर चरम पर पहुंची है। इनका क्या बताए, यानी कि कितना परसेंटेज? ओके, तो इसका आंसर है 8.1। कितना? 8.1। देखो दोस्तों, सॉरी 8 परसेंटेज। ओके, तो ऐसा भी आ सकता है 8.1, बाजू में परसेंटेज नहीं लिखा होगा, तो आप यही आंसर क्लिक करना, 8.1 परसेंटेज। ओके, यानी कि टक्केवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है, सायन्स में जरूर पूछ सकता है। भारतातून मलेरियाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट कोणत्या वर्षापर्यंत भारत सरकारने केले आहे? भारतातून मलेरियाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट कोणत्या वर्षापर्यंत भारत सरकारने केले आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी, किस वर्ष तक भारत सरकार ने भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ओके, तो भारत सरकार ने मलेरिया के लिए
कौन से वर्ष तक सरकार बताएगी? तो इसका आंसर है 2030 तक। ओके, तो आई जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। मलेरिया ये दुर्वांत एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परिजीव द्वारा फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। यह मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के उष्ण तथा उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रत्येक वर्ष से 51.5 करोड़ लोग को प्रभावित कर देता है तथा 10 से 30 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। इम्पोर्टेंट नोट्स, मलेरिया के परजीव का वाहक मादा एनोफिलेज मच्छर है। कौन सा है? एनोफिलेज। इसके कांटे पर मलेरिया के परजीव लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता के लक्षण उभरते हैं। इसके अलावा अविनष्ट लक्षण जैसे बुखार, सर्दी, उबकाई और जुकाम जैसे अनुमित भी देखा जाता है। ओके, तो कौन सा मच्छर है वो? मलेरिया के परजीव का एनोफिलिस मच्छर। कौन सा? एनोफिलेज और एनोफिलेज। ओके, ये भी नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारताने सर्वप्रथम अणुचाचणी कोणत्या साली केली होती? अणुचाचणी, भारताने सर्वप्रथम अणुचाचणी कोणत्या साली केली होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? 1974 को, 1974। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखर में अपना पहला भूगीयत परीक्षण किया था। ओके, पोखरन किधर है? पोखरन में। ओके, तो फर्स्ट टाइम कब किया था? 1974 को, यानी कि 18 मई 1974 को किया था। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। तो पोखरन का एक मूवी भी है, उसमें सब कुछ अच्छे से बताया है कैसे टेस्ट हुआ था। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1974 और पोखरन में। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? राष्ट्रीय विज्ञान दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? राष्ट्रीय साइंस डे। ओके, साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में किया जाता है। इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे इसके बारे में। जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक, जब से विज्ञान और औद्योगिकरण विभाग के सचिव थे 1987 में, देश के विज्ञान के लिए एक वातावरण बनाने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए डॉक्टर यह वसंतराव गोवारिकर को हुआ कि भारत में विज्ञान का एकमात्र नोबेल पुरस्कार डॉक्टर CV रमन को मिला था। तो किसके वजह से? डॉक्टर CV रमन की वजह से विज्ञान दिन होता रहता है। तो कब होता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी। देखो दोस्तों, दिन और डेज में कौन सा ना कौन सा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अभी साइंस डे अभी होके गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायन्स पेट्रोलियम कंपनीचा खाजगी मालकाची सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे? रिलायन्स पेट्रोलियम कंपनीचा खाजगी मालकाचा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। रिलायंस पेट्रोलियम सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी
किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौदलातील स्वदेशी बनावटीची शिडांची नौका कोणती? भारतीय नौदलातील स्वदेशी बनावटीची शिडाची नौका कोणती? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारतीय नौसेना में स्वदेशी निर्माता शिडा नाव कौन सी है? यानी कि भारत में स्वदेशी बनाने वाली जहाज़ कौन सी है? इसका नाम है तारनी। क्या नाम है इसका? तारनी। ओके, तारनी नाम है इसका, जो कि भारतीय नौसेना में है, अभी तक है। ओके, तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। दोस्तों, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि नोट्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। INSV तारनी भारतीय नौसेना की यह नौकायन नाव है। इस नाव में इंजन नहीं है और यह केवल दूर तक ही जा सकती है, लेकिन यह समुद्र तक बहुत दूर तक जा सकती है। यह जहाज़ गोवा के कुछ शिपयार्ड में टच जहाज़ टोंगा 56 की तर्ज पर बनाया गई था। निर्माण के लिए रेशा और एल्यूमिनियम और स्टील का उपयोग किया था। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, मैं अभी अगले सेक्शन में बताऊंगा, यानी कि जैसे ये नोट्स हो जाते हैं तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। नाव लगभग 56 फीट की लंबी है। कौन कितनी 56 है? 56 लंबी, यानी तारना कितनी लंबी है? 56। और इसका वज़न कितना है? 23 टन। तारना का वज़न कितना है? 23 टन। तारना एक अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली से सज्जित है, जिसका उपयोग दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, एक नोट्स में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो नोट्स स्किप ना करें और बिल्कुल अच्छे से देखें। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिवाइज करना चाहता हूँ। भारतीय नौसेना में स्वदेशी निर्मित शिडा नाव कौन सी है? तारनी। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2019च्या 64वा विमल फिल्म फेअर अवॉर्ड कुठे संपन्न झाला? 2019 का 64वां विमल फिल्म फेयर पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है मुंबई। ओके, तो फिल्म फेयर पुरस्कार मुंबई में होने वाला था। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है। आशिया विकास बँकेचे मुख्यालय कोणत्या देशात आहे? आशिया विकास बँकेचे मुख्यालय कोणत्या देशात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। आशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? आशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका आंसर क्या है? आशिया विकास बैंक ADB का क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को आशियाई देशों में आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है फिलीपींस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना कब हुआ था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कधी झाली होती? इसका आंसर है 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, इसके नोट्स देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नोट्स से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग पर ये FATF एक अंतर सरकारी निकाय के जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाए के लिए 1989 में स्थापित किया है। यानी कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक में पैसा वाइट होता है, ये रोकने के लिए और आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट। आतंकवाद के वित्त शोषण के खिलाफ नीतियों के शामिल करने के लिए 2001 में इसके दायरे का विस्तार किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में मुख्यालय में है। इसका कब ये किधर है? पेरिस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारताची सर्वात गुप्तचर संघटना कोणती आहे? भारताची सर्वात गुप्तचर संघटना कोणती आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी।
भारत की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर सबको पता है, रॉ। ओके, इसका क्या है? रॉ। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। रॉ की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968। नेक्स्ट, जानते हैं दुनिया की टॉप 5 खुफिया एजेंसी, यानी कि दुनिया की 5 खुफिया एजेंसी के बारे में भी आपको बताऊंगा नोट्स में इसे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सबसे अच्छा नेटवर्क है, यानी कि रॉ एकदम जासूस होता है और बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत सारे हेल्प होते हैं इनके वजह से। ओके, तो पाकिस्तान का कौन सा है? ISI, अमेरिका CIA, इज़राइल मोसोड, ओके MOSSAD, और चीन का MSS। चीन का कौन सा है? MS। पर अपना कौन सा है? भारत का रॉ। ओके, पाकिस्तान ISI, अमेरिका CIA, अमेरिका भी बहुत अच्छा है CIA, और इज़राइल का MOSSAD, और चीन का MSS। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? CIA। आइए जानते इसके फुल नोट्स। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमेरिका के खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में राष्ट्रपति हैरी इन्होंने की है। CIA 4 हिस्सों में बटी हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। ओके, तो CIA का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन के पास वर्जीनिया के स्थित में है, यानी कि वाशिंगटन में वर्जीनिया। तो अमेरिका CIA और इसकी स्थापना 1947, और ये कहाँ है? वाशिंगटन के पास वर्जीनिया में। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ का मुख्यालय किधर है? नई दिल्ली, और इसके निर्देशक सामंत गोयल है, जो पंजाब के ISB अधिकारी थे। रॉ का मुख्यालय कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है। रॉ का क्या काम रहता है? गुप्त जानकारी, आतंकवाद को रोकना और ऑपरेशंस। ओके, यानी कि ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। इसके साथ यह विदेशी सरकारों की कंपनियां व इंसानों से मिलने जानकारी पर कार्य करना, ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह दी जा सके। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके निर्देशक समंतर गोयल है, जो पंजाब के IAS अधिकारी थे। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसका फिर से रिवाइज कर सकते हो। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे मुख्यालय कोठे आहे? भारत की हवामानशास्त्र विभागाचे मुख्यालय किधर है? ओके, भारतीय हवामानशास्त्राचे मुख्यालय कुठे आहे? दिल्लीमध्ये। ओके, हवामानशास्त्राचे मुख्यालय दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतातील 27वी नवीन स्थापन करण्यात आलेली महानगरपालिका कोणती? भारतातील 27वी नवीन स्थापना करण्यात आलेली महानगरपालिका कोणती? भारत में 27वां स्थापित निगम कौन सी है, यानी कि महानगरपालिका कौन सी है? इसका आंसर है पनवेल। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। बड़े शहरी क्षेत्र नगरपालिकों द्वारा शासित होता है, केवल निगम भी कहलाते हैं। प्रत्येक निगम का क्षेत्र आगे नियोजित हो जाता है। एक स्वतंत्र वार्ड या एक नगरपालिका में वार्डों का संग्रह कभी कभी अपना प्रशासनिक निकाय होता है, जैसे वार्ड समिति कहा जाता है। जैसे कि मुंबई के ABCD ऐसे बहुत सारे वार्ड है, कौन से? BMC के। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा निगम ब्रह्म मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी BMC कौन सी है? ब्रह्म मुंबई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी BMC कौन सी है? ब्रह्म मुंबई। ओके, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना और फिर से रिवाइज करना। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दोस्तों इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे। भारतातील पहिले पुस्तकाचे गाव भिल्लार असून ते सातारा जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे?
फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ क्वेश्चन। भारतातील पहिले पुस्तकाचे नाव भिलार असून ते सातारा जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। भिलार भारत का पहला पुस्तक गांव है जो सातारा जिले के तालुका में है, तो कौन से? ओके, तो इसका आंसर है महाबळेश्वर। भारतातील पहिले पुस्तकाचे गाव भिलार असून ते सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुका में है। ओके, तो इसके नोट्स देखते हैं। भिलार महाराष्ट्र में पुस्तकों के लिए गांव के रूप में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के राज्य मराठी विकास संस्थान की ओर से इस गांव में पुस्तक ग्राम परियोजना लागू की गई है। एक गांव, इसका नाम क्या है? महाबळेश्वर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करना अच्छे से। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट एअरवेज ही कंपनी कोणत्या साली स्थापना केली होती? जेट एअरवेज ही कंपनी कोणत्या साली स्थापना केली होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। जेट एयरवेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर है 1993 में। जेट एयरवेज भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनी है। जो जेट एयरवेज एक प्रमुख विमान सेवा है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर विस्तार के आधार पर वरीयता क्रम की चर्चा की जाए तो एयर इंडिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी विमान सेवा देने वाली, परंतु हमेशा स्पाइस जेट तथा इंडिया गो जैसे प्रतियोगिता में आगे रहती है। यानी कि जेट एयरवेज बहुत अच्छी कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और इसका मुख्यालय किधर है? मुंबई में। ओके, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधू नदी पाणी वाटप करार कोणत्या दोन देशांतर्गत झाला होता? देखो दोस्तों, ये इम्पोर्टंट क्वेश्चन है। सिंधू नदी पाणी वाटप करार कोणत्या दोन देशांदरम्यान झाला होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। सिंधु जल बंटवारा समझौता किन दो देशों में के बीच हस्ताक्षर किया गया था? यानी कि जो सिंधु नदी है उसका करार हुआ था, तो कौन से देश से हुआ था? भारत और पाकिस्तान। इसका आंसर क्या है? भारत और पाकिस्तान। आइए जानते हैं नोट्स। सिंधु जल बंटवारा समझौता यह भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारा पर एक समझौता हुआ था। अपनी घाटी के सिंधु नदी और कुछ अन्य नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विश्व बैंक की पहल पर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। लगभग 10 वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने 19 दिसंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते को भारत की और तकनीकी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि पानी के लिए हस्ताक्षर हुए थे। कौन कितना पानी यूज़ कर सकता है, इसके बारे में कितना परसेंटेज। आइए जानते इसके बारे में और नोट से। समझौते के अनुसार पाकिस्तान पश्चिम से बहने वाले सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के पानी का उपयोग करने में सक्षम होगा, जबकि भारत के पास पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी के सभी अधिकार होंगे। इसके अलावा भारत को मिलने वाले कुल पानी का 20% यानी कि 20% पश्चिम नदियों से आता रहता है। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सिंधु नदी का करार किसके साथ हुआ था? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायली एक्सप्रेस म्हणून यास ओळखले जाते? पायली एक्सप्रेस म्हणून कोणास ओळखले जाते? एक्सप्लेन इन हिंदी। किसे पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बहुत सारे जानते हैं स्टूडेंट। पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। इसके नोट्स देखेंगे।
वह भारत के केवल राज्य का एक एथलीट है। उन्हें आमतौर पर पीटी उषा के रूप में जाना जाता है। भारतीय ट्रैक फंड फील्ड की रानी के रूप में जाने जाने वाली पीटी उषा 1979 से भारतीय खेलों में भारत में अब तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में से है। केरल के कई हिस्सों में उनके परिवार का नाम परंपरा से पहले ही उन्हें पायली एक्सप्रेस उपमान दिया था। यानी कि इनका निक नाम क्या है? पायली एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? पायली एक्सप्रेस। आइए जानते और अन्य नाम पायली एक्सप्रेस और सुनहरी कन्या। सुनहरी कन्या दोनों नाम से उनको निकनेम है। पहले तो पायली एक्सप्रेस, बाद में सुनहरी कन्या। पुरस्कार व सम्मान संपादित करे। अर्जुन पुरस्कार विजेता 1984, जकार्ता एशिया दौड़ प्रतियोगिता की मनमती महिला धाविक 1985 में, पद्मश्री 1984 में मिला था। तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, बहुत सारे मेडल भी मिले थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी रनर है। ओके, क्या नाम है इसका? पीटी उषा। क्योंकि स्पोर्ट के क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारताच्या राष्ट्रध्वजामध्ये केसरी रंगाचे घोतक आहे, यानी कि रंग नागरी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में क्या प्रतीक लाता है? ओके, तो इसका आंसर बी है, टॅग। यानी कि भारताच्या राष्ट्रध्वजामध्ये केसरी रंग टॅगचे उद्देश देतो। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा, नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग का है। इसका जो आकार है एक क्षैतिज आयताकार तिरंगा है। कौन सा? आयताकार, जिसके केंद्र बिंदु में अशोक चक्र है। उसके केंद्र बिंदु में क्या है? अशोक चक्र। भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा को भारत की स्वतंत्रता से 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका 24 मार्च को अंग्रेज़ों ने जल्द ही भारत छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत का झंडा कैसे दिखना चाहिए यह तय करने वाले परंतु एक समिति नियुक्त की गई थी। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विपुल थे। उन्होंने तय किया कि कांग्रेस के झंडे को स्वतंत्र भारत का झंडा घोषित किया जाना चाहिए। इसमें अशोक चक्र सिर्फ चरखे के बजाय ध्वज के केंद्र में होता है। प्रस्ताव को 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा अनुमति किया गया था और 15 अगस्त 1994 को भारत का अधिकार ध्वज बना गया। इस ध्वज को भारतीय ध्वज के रूप में बराबर कर रखा गया था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से आप ज़रूर फिर से रिवाइज कर सकते हो। भारत का जो केसरी रंग है क्या दिखलाता है? टॅग दिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनखडीचे रासायनिक नाव काय आहे? यानी कि चुनखडी के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। आज जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। यह संसार के सभी भागों के शैलों में पाने जाने वाला एक आम पदार्थ है। ओके, तो ये कवच यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रयोग अवयव है। यह कृषि चूने का सक्रिय गठन चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जाता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तथा आम्लरोधक के रूप में प्रस्ताव किया होता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट नोट से ये भी नोट डाउन करना अच्छे से। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभेचे प्रथम महिला अध्यक्ष कोण होते? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाचे
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एक्सप्लेन इन हिंदी। संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बी, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में से पहले मैं नोट्स बताना चाहता हूँ। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। ओके, तो वो कैबिनेट मंत्री बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन? बी, विजया लक्ष्मी पंडित। वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1937 में वो संयुक्त प्राप्त की प्रतीक विधानसभा के लिए निर्वाचन हुआ था और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक संस्था मंत्री के पद पर नियुक्त थी। ओके, इनका सबसे बड़ा कार्य क्या है? उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया गया था और जनता दल में शामिल हो गई थी। तो क्वेश्चन क्या है फिर से बताना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतामध्ये कोणत्या राज्यात सर्वाधिक वर्तमानपत्र प्रकाशित केली जाते? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत में अधिकांश वर्तमानपत्र कौन से राज्य में प्रकाशित होते हैं? यानी कि भारतामध्ये जास्तीत जास्त राज्य सर्वाधिक वर्तमानपत्र प्रकाशित करणारे कोणता राज्य आहे? दिल्ली, पंजाब, गोवा, तो कौन सा है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है? सी, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश बंगाल राज्य सर्वाधिक वर्तमान पत्र प्रकाशित किए गए हैं। आई जानती है इसके नोट्स के बारे में। भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गैजेट 21 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्ट हेक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे कलकत्ता जनरल आइवरस्टाइड्स भी कहा जाता था और लोग इसे हॉकी गेंज के रूप में बुलाते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण्यांचे वैज्ञानिक नाव लिहिण्यासाठी कोणती भाषा वापरली जाते? प्राणों के नाम लिखने के लिए कौन सी वनस्पति का नाम लिखते हैं? तो इसका आंसर क्या है? फ्रेंच। क्या आंसर है? फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट। भारताच्या जवळ ग्रह आहे कोणता? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वीच्या जवळ कोणता ग्रह आहे? शुक्र। यानी कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एका वर्षात लोकसभेचे कमीत कमी किती अधिवेशन घेतले जातात? एका वर्षात लोकसभेचे कमीत कमी किती अधिवेशन घेतले जातात? एक्सप्लेन इन हिंदी। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र होना चाहिए? तो इसका आंसर है 2, यानी कि 2 वक्त में, यानी कि मत में 2 बार, यानी कि अधिवेशन ले सकते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयवाड़ा शहर कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावर आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। विजयवाड़ा शहर कोणत्या नदीच्या तटावर आहे? इसका आंसर है बी, कृष्णा। यानी कि विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदीच्या किनाऱ्यावर आहे। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर नोट डाउन करना और फिर से रिवाइज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मारकाचे बांधकाम सन 1591 मध्ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा झाले होते। यह स्मारक वर्ष 1591 मोहम्मद कुल कुतुब शहर द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर है सी, चार मीनार। ओके, तो इधर क्या है? चार मीनार।
इसके नोट्स जानते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने बहुत सारे ये नोट्स दिए, अच्छी तरह से पढ़ लेना। चार मीनार 1591 में निर्मित हुआ था। भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संचालन चार मीनार के लंबे इतिहास के 400 से अधिक वर्षों के लिए इसकी शीर्ष मंजिला है। ओके, तो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप में महत्वपूर्ण है। यह संचालना के आसपास के लोकप्रिय और व्यक्तियों को स्थानीय बाज़ारों में लिए भी जाना जाता है और हैदराबाद में सबसे अधिक बार आने वाली पर्यटन आकर्षणों में से एक बन गई है। चार मीनार कई त्यौहार समय एक स्माइट है, जैसे कि ईद उल अदा और ईद उल फितर। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों आपको? स्मारकांचे बांधकाम 1591 मध्ये अहमद कुली कुतुब शरद्वारे झाले होते। इसका आंसर क्या है? सी, चार मीनार। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, वीडियो को अच्छे से लाइक करो और आपके फ्रेंड्स को शेयर करो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 मिनट का लेक्चर है, पूरा वीडियो देख लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक करना। ओके, तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद है या नहीं। ओके दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।